नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों ब्लड पढ़ रहे थे, ब्लड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एनीमिया। इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसके अलावा संज्ञा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और इसके अलावा इंग्लिश वोकैबुलरी के 2 शब्द। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बहुत कुछ बम्पर आपको मिलने वाला है, केवल और केवल यहीं नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एनीमिया। दोस्तों एनीमिया स्टडी करें, इससे पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया था क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में, और क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड हमारा एक छोटा सा पॉइंट जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रह गया था दोस्तों, और केवल 30 सेकंड के अंदर दोस्तों उसको क्लियर करेंगे। विटामिन के का नाम सुनते हैं दोस्तों सभी लोग। दोस्तों विटामिन के कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है विटामिन के कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड 10। समझ में आया दोस्तों इसका मतलब विटामिन के कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 7, दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 और उसका नेक्स्ट 10। 2, 7, 9 और 10 ये 4 तरीके के क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं उनके सिंथेसिस के लिए आपको विटामिन के चाहिए ही चाहिए। 2, 7, 9 और 10 याद रख लीजिएगा दोस्तों। इस तरीके से विटामिन के जरूरी है इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एनीमिया। एनीमिया का मतलब दोस्तों एन का मतलब क्या होता है, या तो कोई चीज एब्सेंट है या फिर लैक ऑफ। साइंस में दोस्तों ये एन प्रीफिक्स जहां पर भी लगता है इसका मतलब या तो एब्सेंट या फिर कोई चीज की कमी है। ईमिया का मतलब होता है दोस्तों ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ब्लड एब्सेंट है या फिर लैक ऑफ है। दोस्तों बॉडी के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जिसमें ब्लड एब्सेंट हो जाए, इसका मतलब लैक ऑफ ब्लड। लेकिन लैक ऑफ ब्लड का मतलब क्या, ब्लड का मतलब तो प्लाज्मा भी होता है और ब्लड का मतलब तो ब्लड की सेल्स भी होता है। तो अगेन हम कंफ्यूज हो गए, एनीमिया का मीनिंग क्या है। एनीमिया का सीधा सा सिंपल मीनिंग है दोस्तों एचबी की कमी, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना ही क्या है, एनीमिया है। सिंपल सीधी भाषा में एनीमिया की डेफिनेशन एचबी का लेवल कम होना। अब दोस्तों समझिएगा, एक नॉर्मल जो हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम कवर करेंगे आज के सेशन में, लेकिन आप जनरली किसी भी तरीके का एनीमिया हो तो उसके अंदर एक्चुअली होते क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। और एचबी की कमी से जो एनीमिया हो रहा है, जो आयरन डेफिशिएंसी में एनीमिया है, अगर एचबी की डेफिशिएंसी से कोई एनीमिया है तो उसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। देखिएगा दोस्तों एचबी का काम क्या था, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। इसका मतलब ब्लड जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसका मतलब टिश्यूज को भी ऑक्सीजन क्या मिल रही है दोस्तों, कम मिल रही है। ऑक्सीजन को टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम मिल रही है। इसका मतलब थोड़े से ही एक्सर्शन पे क्या होगा, फैटिक होगी, पेशेंट को थकान ज्यादा फील होगी दोस्तों। पेशेंट उसको कवर करने के लिए अपनी रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाएगा, मतलब टेकिपनिया होगा। दूसरा हार्ट को भी मैसेज आएगा कि भैया हार्ट जल्दी पंप करें, तो मतलब कि हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी, टेकिकार्डिया भी होगा, और बहुत सारे सिम्टम जो हैं दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। ये जनरल चीजें हमने आपको बताई। एनीमिया का मतलब एचबी की कमी, और एचबी से कॉन्सिक्वेंसेज होने ही होने हैं। जब तक हम जनरली एनीमिया को पढ़ रहे हैं दोस्तों, कोई टाइप नहीं है, यानी विटामिन B12 की कमी से है, फोलिक एसिड की कमी से है, सिकल सेल एनीमिया है, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो एनीमिया के कोजेज क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। एनीमिया के कोजेज में सबसे इंपॉर्टेंट कोज क्या हो सकता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन या आरबीसीज का सिंथेसिस जो है वही कम हो रहा है। सबसे मेन चीज जो है आरबीसीज का सिंथेसिस ही कम हो रहा है। अब आप दिमाग लगाइएगा दोस्तों, रिकॉल कीजिएगा इन चीजों को जो हमने स्टडी किया था। आरबीसीज का सिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, रिकॉल कीजिए। आरबीसीज के सिंथेसिस के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें जरूरत है दोस्तों। एक आयरन की जरूरत है, एक विटामिन B12 की जरूरत है दोस्तों, और तीसरी चीज जो है वो क्या जरूरत है, फोलिक एसिड की जरूरत है। ठीक है, 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों। आप चीजों को हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, जो हम बता रहे हैं आपको। आरबीसीज के सिंथेसिस के 3 इंपॉर्टेंट चीजें, फेरम यानी आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड।
आयरन किसके लिए जरूरी है? हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड जो है वो आरबीसी के डीएनए के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों एग्जाम्स की। अब समझिए, क्या समझिए, बॉडी के अंदर आयरन का इंटेक कम हो रहा है या आयरन का एब्जॉर्प्शन कम है तो भी आरबीसी का सिंथेसिस कम होगा। विटामिन B12 का इंटेक कम है या विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो भी क्या होगा? आरबीसी का सिंथेसिस कम होगा, तो मतलब एनीमिया होगा, डिफरेंट टाइप का एनीमिया हो जाएगा। फोलिक एसिड का कमी है और एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो भी एनीमिया होगा दोस्तों, क्योंकि आरबीसी का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ये मेन कोज है दोस्तों। क्या और भी कोई कोजेज हो सकते हैं क्या? जी हो सकते हैं दोस्तों। अगर हीमोलाइसिस नॉर्मल प्रोसेस है दोस्तों बॉडी के अंदर, हीमोलाइसिस का मतलब क्या चीज है दोस्तों? ब्लड का ब्रेकडाउन। ब्लड का ब्रेकडाउन का मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन। आरबीसी जो हर 120 डेज में खत्म हो जाती है, किसके प्रोसेस के द्वारा? हीमोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा। तो आरबीसी का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ये हीमोलाइसिस नॉर्मल में हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये हीमोलाइसिस ज्यादा बढ़ जाए तो भी क्या होगा? आरबीसी फिर कम हो जाएंगी। मतलब ब्रेकडाउन ज्यादा का हो रहा है, सिंथेसाइज कम हो रही है तो भी क्या होगा? एनीमिया होगा। इसके अलावा जब कभी भी बॉडी से ब्लीडिंग हो जाती है दोस्तों, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, एक्सेसिव हेमरेज हो जाए, तो ये भी एनीमिया का एक कॉज हो सकता है। सिंपल भाषाओं में दोस्तों जो मेन चीजें यहां पर हमने डिस्कस की, आयरन की कमी से तो एचबी का सिंथेसिस नहीं होगा, विटामिन B12 की कमी से और फोलिक एसिड की कमी से आरबीसी का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी का डीएनए नहीं बनेगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनीमिया का सबसे कॉमन टाइप। कौन सा? आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया दोस्तों। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है। जितने भी एनीमिया होते हैं, चाहे विटामिन B12 की कमी से हो, फोलिक एसिड की कमी से हो, हेमरेज की कमी से हो, हीमोलाइसिस बढ़ जाने की वजह से हो, उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो सबसे कॉमन होता है। एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा दोस्तों, यहीं से हम एक बहुत, इसके जो दो नाम और हैं वो कैसे पढ़े। आयरन की कमी है तो एचबी का सिंथेसिस भी कम होगा। एचबी का सिंथेसिस कम हो रहा है तो दोस्तों क्या होगा? आरबीसी का सिंथेसिस भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब एनीमिया हो रहा है। हालांकि आरबीसी का जो नंबर है वो नॉर्मल हो सकता है, स्टिल एनीमिया है क्योंकि एचबी की कमी है। अब आप दो चीजें देखिएगा दोस्तों, इस एचबी की वजह से इन आरबीसी का कलर आ रहा है, ठीक है ना? पिंक रेड जो हमारी स्किन दिखती है दोस्तों, पिंकिश, जिनका एचबी अच्छा है, पिंकिश स्किन जो दिखती है, रेड नहीं बोलते दोस्तों उसको, पिंकिश स्किन जो दिखती है, दैट इज बिकॉज ऑफ एचबी, हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी का जो कलर था वो किसकी वजह से था? हीमोग्लोबिन की वजह से था। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आरबीसी का कलर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा दोस्तों। ये कहीं लिखी हुई चीज नहीं मिलेगी दोस्तों, मैं लिख रहा हूं। कलर कम होगा तो मतलब कैसा दिखेगा? वो पेल दिखेंगी, पेल दिखेंगी। इसका मतलब ये कैसे हो जाती है? आरबीसी जो है वो कैसे दिखती है दोस्तों? हाइपोक्रोमिक। हाइपो का मतलब कम, क्रोमा का मतलब होता है दोस्तों क्रोमा स्टोर नहीं, क्रोमा का मतलब होता है दोस्तों कलर। हाइपोक्रोमिक आरबीसी जो है वो हाइपोक्रोमिक हो जाती है, इसीलिए हम इसको हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी बोलते हैं। एग्जाम्स का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ओनली। दोस्तों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होते हैं जो है उसको हम हाइपोक्रोमिक एनीमिया का भी नाम देते हैं। दूसरा नाम और देखिएगा दोस्तों, यहां पर एचबी का सिंथेसिस नहीं हो रहा तो आरबीसी क्या हो जाती है? साइज में क्या हो जाती है दोस्तों? छोटी हो जाती है। साइज में क्या हो जाती है? स्मॉल हो जाती है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो मतलब छोटी, साइटिक मीन सेल्स, यानी आरबीसी जो है वो माइक्रोसाइटिक हो जाती है, छोटी हो जाती है, इसलिए हम इसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। सिंपल है दोस्तों, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी, एचबी भी कम बनेगा, आरबीसी का सिंथेसिस भी कम होगा। आरबीसी बन भी जाती है नॉर्मल में, एचबी की मात्रा कम होगी उसमें, आरबीसी का कलर जो है वो नॉर्मल से कम होगा, मतलब पेल टाइप होंगी, तो इसलिए हम इसको हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी बोल देते हैं। साइज में छोटी हो जाती है इसलिए हम इसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। याद रखिएगा। आपसे कोई पूछे अब आयरन की कमी तो क्या करें दोस्तों?
आयरन की डेली रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, डेली नीड या डेली रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेल्स और फीमेल्स दोनों का ही इंपॉर्टेंट है। मेल्स में इसकी जो रिक्वायरमेंट है डेली रिक्वायरमेंट अलग है, फीमेल्स में डेली रिक्वायरमेंट अलग है। एग्जाम्स में दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेल्स में ऑब्वियस सी बात है रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। फीमेल्स में रिक्वायरमेंट जो है इसकी ज्यादा है। रीजंस बेटर नोन बाय यू, विल डिस्कस ऑल्सो। मेल्स में आयरन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है दोस्तों, 1 से 2 मिलीग्राम पर डे। याद रखिएगा दोस्तों, 1 से लेकर के 2 मिलीग्राम पर डे आयरन की जरूरत होती है हमारी बॉडी को। लेकिन वीमन में ज्यादा जरूरत है, और वो कितनी है, 3 मिलीग्राम पर डे की जरूरत है। रीजन क्या है दोस्तों, सबको आइडिया है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। रीजन रेगुलर मेंस्ट्रुएशन की वजह से, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उसमें फीटस की नीड के लिए, फीटस के लिए भी, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उसमें बेबी के लिए, न्यूबॉर्न के लिए, ऑब्वियस सी बात है नीड जो है वो ज्यादा हो गई है। नीड जो है वो ज्यादा हो गई है। यही कारण है फीमेल्स में आयरन की डेली रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है। मेल्स में 1 to 2 मिलीग्राम पर डे और फीमेल्स में 3 मिलीग्राम पर डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स का। तो कहां से खरीदे आयरन, लोहार के पास जाना पड़ेगा क्या दोस्तों, जी नहीं। कहां मिलेगा आयरन, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। नॉनवेज जो खाते हैं दोस्तों, लीवर जो है रिच सोर्स, हमने पढ़ा हमारी बॉडी का आयरन जो है वो लीवर के अंदर ही स्टोर रहता है। रेड मीट दोस्तों इसीलिए आयरन के लिए ही ज्यादा पॉपुलर है रेड मीट। क्लियर। तो ये सब जो है रिच सोर्सेज हैं आयरन के। ये इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लीवर को लेकिन याद रखिएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप याद रखिएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये जरूरी नहीं है कि आरबीसीज का नंबर भी कम हो जाएगा। आरबीसीज का नंबर नॉर्मल रहते हुए भी एचबी का अमाउंट जो है वो कम हो जाना, एचबी का कम हो जाना क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ही आएगा। अब इसके अगर दोस्तों तो हम कोजेज की बात करें तो इसके कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। इंडिया में अलग कोजेज हैं दोस्तों। हमारे कंट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो आयरन का इंटेक ही कम है, ये सबसे मेन कोज है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें दोस्तों तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो सबसे मोस्ट कॉमन कोज दोस्तों वो क्या है, क्रोनिक ब्लड लॉस है। क्रोनिक ब्लड लॉस जो है इसका सबसे मेन कोज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। तीसरा मेन कारण दोस्तों, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। सप्लाई कम है, समझ रहे दोस्तों आप, जरूरत ज्यादा है सप्लाई कम है। इंडिया में कॉमन किसमें है भाई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इन फीमेल्स ओनली, वीमेन ओनली। रीजन बेटर नोन बाय यू, आयरन की नीड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ये डिमांड ज्यादा सप्लाई कम वाली सिचुएशंस कहां पर दोस्तों, हर जगह पर हो गई। समझ लीजिए रेगुलर मेंस्ट्रुएशन में भी हो गई, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनमें और ज्यादा हो गई, लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें भी और ज्यादा हो गई। सिचुएशन कंडीशन आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आयरन तो आप खा रहे हो, आप डाइट में भी खा रहे हो, आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो, लेकिन फिर भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फिर भी आयरन की पूर्ति नहीं हो रही, सप्लाई नहीं हो रही। रीजन क्या हो सकता है, आपने तो सप्लाई कर दी लेकिन बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा। और डिस्कस करेंगे दोस्तों आयरन के एब्जॉर्प्शन को, हम लेंथ में डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहां पर आयरन का एब्जॉर्प्शन कम कैसे हो सकता है, या आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए हमें, कौन कौन सी कंडीशंस आयरन के लिए, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो, और आयरन का एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो पा रहा दोस्तों, डिस्कस करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। आयरन, एक तो चीज दोस्तों जनरल साइंस के हिसाब से इसका नाम ध्यान में रखना, फेरम, केमिस्ट्री में हम इसको फेरम बोलते हैं। लिखते किससे हैं, एफई से लिखते हैं, साइड से मत निकलिएगा। आर्ट्स के स्टूडेंट जिन्होंने जनरल नर्सिंग की है, आयरन फेरम से लिखा जाता है, इसलिए हम इसको एफई लिखते हैं। आई मत लिखने लग जाइएगा, वो आयोडीन होता है। आयरन,
आयरन आप खा रहे हो तो बॉडी के अंदर कहां एब्जॉर्ब होगा, देखते हैं कहां एब्जॉर्ब होगा। लेकिन पहले देखते हैं कि इसको कैसा एनवायरमेंट चाहिए। आयरन हमेशा एसिडिक एनवायरमेंट में ही एब्जॉर्ब होता है। समझ गए दोस्तों, एसिडिक एनवायरमेंट। एसिडिक एनवायरमेंट का मतलब एसिड में पीएच कम होती है कि ज्यादा होती है दोस्तों, कम पीएच वाले माहौल में एब्जॉर्ब होगा। तो कम पीएच वाला माहौल कहां से लेके आए, एसिडिक एनवायरमेंट तो कहां पर है जी दोस्तों, स्टोमक में है। समझ रहे हो दोस्तों, HCl वहीं पर है, गैस्ट्रिक जूस वहीं पर है और वहीं पर है कम पीएच स्टोमक में। लेकिन कभी सुना है क्या स्टोमक में कुछ एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों? कुछ एक चीजें, कुछ ड्रग, कुछ पानी का अमाउंट एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये चीजें एब्जॉर्ब नहीं होती कभी भी स्टोमक के अंदर। तो साफ सी बात है, स्टोमक के अंदर तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। मैक्सिमम जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं दोस्तों, वो सारे के सारे कहां एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। अब बात है स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं दोस्तों। कौन से? डीजे इंडिया, यही याद रखिएगा, डीजे इंडिया कैसे भी याद रखिएगा दोस्तों। अब वो आप पे डिपेंड करता है, ड्यूओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। अब समझिए दोस्तों, यहां से आप आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए आपको एसिडिक एनवायरमेंट। ये स्टोमक में एब्जॉर्ब हो नहीं सकता, तो स्टोमक के पास में कौन है, ड्यूओडिनम है दोस्तों। तो यहां पर एब्जॉर्ब हो सकता है क्या, जी हो सकता है। मैक्सिमम आयरन का एब्जॉर्प्शन ड्यूओडिनम में ही होता है, और कुछ आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रोक्सिमल यानी जो पास वाली प्रोक्सिमल जेजुनम में भी होता है। समझिएगा, ये एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयरन का एब्जॉर्प्शन एसिडिक एनवायरनमेंट में, और वो भी मोस्टली ड्यूओडिनम में और थोड़ा बहुत प्रोक्सिमल जेजुनम में। दोनों याद रखिएगा दोस्तों, क्लियर है। अब यहीं पर एक चीज और हम डिस्कस करेंगे। जो लोग ज्यादा कंजप्शन करते हैं किसका, एंटासिड्स का। एंटासिड्स का ज्यादा कंजप्शन करने वाले लोगों में आपको आयरन की कमी देखने को मिल सकती है। बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि भी क्यों होता है ऐसा। रीजन, एंटासिड कम खा रहे हो आप तो स्टोमक की एसिडिटी आप कम कर रहे हो। स्टोमक की एसिडिटी कम करने का मतलब एंटासिड्स क्या करते हैं दोस्तों, पीएच को कम करते हैं कि ज्यादा करते हैं, पीएच को बढ़ाने का काम करते हैं। एंटासिड्स ने पीएच बढ़ा दी, मतलब आयरन के एब्जॉर्प्शन का माहौल खत्म हो गया। इसका मतलब एंटासिड्स का ज्यादा यूज जो है आपको एनीमिक बना सकता है। इसके अलावा स्टोमक का एसिडिक एनवायरनमेंट किसकी वजह से है, स्टोमक की पैराइटल सेल्स की वजह से। क्यों भाई, पैराइटल सेल्स क्या करती हैं, यही वो सेल्स हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। अगर ये पैराइटल सेल्स प्रॉपरली काम नहीं करें, डिस्ट्रॉय हो जाए, इनका डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो भी गैस्ट्रिक जूस कम बनेगा। गैस्ट्रिक जूस कम बनेगा तो एसिडिटी जो है वो कम होगी, मतलब पीएच जो है वो स्टोमक की ज्यादा बढ़ जाएगी और आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों हम आप लोगों के साथ में, और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को लीड करेगा। अब कुछ चीजें और देखिए दोस्तों, आयरन का एब्जॉर्प्शन हो गया कहां पर, ड्यूओडिनम में और प्रोक्सिमल जेजुनम में। अब आयरन की 2 फॉर्म होती है। कैसी कैसी फॉर्म होती है दोस्तों आयरन की, इस आयरन की 2 फॉर्म्स हैं दोस्तों, एक फेरस, एक फेरिक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Fe2+ आयरन के जिस आयन की वैलेंसी आप इसको Fe2+ से शो करते हो, इसको बोलते हैं फेरस। क्लियर है। Fe3+ वाले को बोलते हैं फेरिक। अब आयरन आपकी बॉडी में कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ये पता होना चाहिए। इसका एब्जॉर्प्शन होता है फेरस की फॉर्म में। कैसे याद रखोगे, आयरन की टेबलेट उठा के देखिएगा, आयरन का सिरप उठा के देखिएगा, क्या लिखा होता है, फेरस सल्फेट। मतलब कि आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होने के लिए या तो फेरस की स्टेट में होना चाहिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, या तो फेरस की स्टेट में होना चाहिए, या फिर किसी प्रोटीन के साथ में, या फिर किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड होना चाहिए। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल कौन हो सकता है दोस्तों, हीम। कौन सा हीम, ये वाला हीम नहीं है,
ये नोट दिस वन, दिस हीम HEME प्रोटीन मॉलिक्यूल है। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए या तो किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल की बाइंडिंग चाहिए उसके लिए, या फिर फेरस की स्टेट में होना चाहिए, याद रख लेना। फिजियोलॉजिकल पीएच पर हमारी बॉडी में आयरन कौन सी स्टेट में होता है दोस्तों? हमारी बॉडी के अंदर आयरन फिजियोलॉजिकल पीएच पे Fe3+ यानी फेरिक स्टेट में होता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। कौन सी स्टेट में अब्जॉर्ब होगा? फेरस Fe2+ वाली स्टेट में, क्योंकि एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, वो Fe2+ लिख करके छोड़ देगा, आप ढूंढते रह जाओगे फेरस कहां लिखा हुआ जी। टेबलेट मेडिसिन उठा के देखिएगा, फेरस सल्फेट लिखा हुआ आता है, चाहे सिरप पे देखिएगा चाहे मेडिसिन टेबलेट पर देखिएगा, फेरस सल्फेट। दूसरी चीज, फिजियोलॉजिकल पीएच पर हमारी बॉडी के अंदर आयरन कौन सी स्टेट में होता है? फेरिक स्टेट में होता है, Fe3+ में होता है। अगर आयरन Fe2+ स्टेट में नहीं है तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, कोई प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड होकर के, जैसे हीम के साथ में बाइंड होकर के भी एब्जॉर्ब हो सकता है। थोड़े से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी देख लेते हैं दोस्तों, इसके साइन सिम्टम्स भी देख लेते हैं। इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लेते हैं। एनीमिक पेशेंट को थोड़े से एक्सर्शन पर ही क्या होने लग जाएगा? रेस्पिरेशन रेट जो है दोस्तों उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, टेकिपनिया होने लग जाएगा। क्लियर सी सब बात है, समझिएगा। टेकिपनिया होगा तो हार्ट रेट भी जो है पेशेंट की बढ़ जाएगी ज्यादा। और इसमें एक्सर्शन पर टेकिपनिया हो रहा है मतलब कि सांस में लेने में भी पेशेंट को दिक्कत होगी। डिस्निया ज्यादा कॉमन मिलेगा थोड़े से एक्सर्शन पर। स्किन कैसी नजर आएगी दोस्तों? पेलर, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसका कलर जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, पेलर कलर वो नजर आएगी। इसके अलावा हेडेक भी हो सकता है पेशेंट को, डिजीनेस भी हो सकता है, फटीग रहेगा पेशेंट को मिलेगा आपको देखने को। ये सारी चीजें जो है वो कॉमनली, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मैनेजमेंट देखें क्या थोड़ा सा, जो कि एग्जाम्स के हिसाब से उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है दोस्तों, डॉक्टर उठा करके आपको क्या दे देंगे? आयरन की टेबलेट दे देंगे, आयरन का सिरप दे देंगे दोस्तों बच्चों को। तो आयरन की मेडिकेशन में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, किस तरीके से आती हैं? अगर ओरल मेडिकेशन है तो हमने अभी डिस्कस किया, कैसा देखने को मिलेगा दोस्तों? फेरस सल्फेट, राइट, फेरस सल्फेट। लेकिन पेरेंटल थेरेपी में, इंजेक्टेबल में क्या मिलेगा दोस्तों आपको? ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा दोस्तों ये चीजें। पेरेंटल यानी इंजेक्टेबल्स में आयरन किस किस फॉर्म में आता है? आपने नाम सुना है आयरन डेक्स्ट्रान का, सुना होगा सबने। आयरन सुक्रोज का नाम सुना है, सुना होगा दोस्तों सभी लोगों ने, आयरन सुक्रोज। एक नाम और आता है दोस्तों, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट। अब आप बोलोगे साहब हम तो डिस्कस कर रहे थे कि फेरस फॉर्म में दिया जाता है, ये पेरेंट्रल इंजेक्टेबल फॉर्म में डायरेक्टली फिजियोलॉजिकली इंट्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए फेरिक फॉर्म में, एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है इसको हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए ये फेरिक फॉर्म में। समझिएगा आप इस चीज को। आयरन की पेरेंट्रल थेरेपी में 3 तरीके की ड्रग्स आती हैं, आयरन डेक्स्ट्रान, आयरन सुक्रोज, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट। इन सभी के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले सेंसिटिविटी टेस्ट किया ही जाना चाहिए, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किया ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है। और कैसे मैनिफेस्ट होगी, कैसे मैनिफेस्ट होती है पेशेंट्स में आयरन डेक्स्ट्रान, आयरन सुक्रोज और सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट का एनाफाइलेक्सिस कैसे मैनिफेस्ट होता है? पेशेंट का बीपी गिरेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, एंजियोडीमा देखने को मिलेगा। एंजियोडीमा, एंजियोडीमा का मतलब क्या होता है समझिएगा दोस्तों यहां पर आप। एडिमा का मतलब स्वेलिंग, एंजियो इससे समझ नहीं आ रहा। एंजियोडीमा का मतलब होता है पेनलेस स्वेलिंग, पेन नहीं होता, पेनलेस स्वेलिंग बीनीथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे पेनलेस एडिमा होता है, पेनलेस स्वेलिंग आती है, उसी को हम बोलते हैं एंजियोडीमा। तीसरा किस तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है? स्ट्राइडर, स्ट्राइडर का मतलब दोस्तों हार्श वॉइस हो जाती है पेशेंट की, इस तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है किसका?
पेरेंट्रल थेरेपी ऑफ आयरन जो है आयरन डेक्स्ट्रान, सुक्रोज और सोडियम फेरिक एसिड, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट का एनाफाइलेक्सिस, बीपी गिरने, एंजियोडिमा और स्ट्राइडर से मैनिफेस्ट हो सकता है। अब दोस्तों इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें एक दो चीजें और पढ़ेंगे। आप आयरन खा रहे हो ओरली, कैसे लेना चाहिए? बेस्ट इफ टेकन एम्प्टी स्टोमक। समझ रहे हो दोस्तों, अगर खाली पेट लिया गया सबसे बेस्ट है। किसके साथ लोगे? पानी के गिलास के साथ में। इससे भी बेटर है क्या जी? साइट्रस फ्रूट का कोई जूस है उसके साथ में अगर आपने लिया, बेस्ट है। समझ रहे हो आप, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए आयरन के लिए। गांव की वो थ्योरी ध्यान में मत रखना, नींबू खा लिया दवाई के साथ में तो रिएक्शन कर जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा दोस्तों, खाली पेट बेस्ट है पानी के साथ में या फिर साइट्रस जूस के साथ में। हर एक ड्रग नहीं ली जाती दोस्तों साइट्रस जूस के साथ में, यहां पर ये बेटर है साइट्रस जूस के साथ में लेना। इसका दोस्तों जो लिक्विड फॉर्म आती है, सॉल्यूशन फॉर्म आती है, जो सिरप फॉर्म आती है किसकी? आयरन की। ये बच्चों में, मेनली बच्चों में लेते हैं, पहले बड़े भी लेते थे दोस्तों, एडल्ट्स भी लेते थे। आजकल तो एडल्ट्स के लिए टेबलेट्स ही आती हैं केवल। लिक्विड फॉर्म है जो दांतों को, टीथ को क्या कर सकती हैं? स्टेन कर सकती हैं। दांतों का कलर ही बदल जाएगा दोस्तों, स्टेन कर देंगी दोस्तों। किसको? टीथ को। काले से पड़ जाते हैं दोस्तों दांत, किसकी वजह से? आयरन की वजह से। तो क्या करना चाहिए भाई? या तो इसको पानी में मिला करके लेना चाहिए, या फिर स्ट्रॉ का यूज कर लें दोस्तों, या फिर क्या कर लें? स्ट्रॉ का यूज कर लें। क्लियर? आयरन सप्लीमेंटेशन ले रहे होते हैं ओरली तो उसका एक बड़ा ही साइड इफेक्ट है दोस्तों, और वो क्या है? कॉम्प्लिकेशन तो क्या कहेंगे? बड़ा साइड इफेक्ट। और वो क्या है? कॉन्स्टिपेशन। आपको हर एक पर्सन में देखने को मिलेगा जो आयरन ले रहा है, कॉन्स्टिपेशन। तो इससे बचने के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? आप पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे? हाई फाइबर डाइट, राइट, प्लेंटी ऑफ वाटर, और इसके साथ में एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उतनी ही चीजें हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से। ऐसे पर्सन जो कि आयरन सप्लीमेंटेशन पे हैं, उनके स्टूल का कलर आपको चेंज देखने को मिलेगा, और कैसा? ग्रीन टू ब्लैक हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। समझिएगा इस चीज को आप। स्टूल कलर आयरन सप्लीमेंटेशन पे जो पर्सन चल रहा है उसके स्टूल का कलर ग्रीन टू ब्लैक हो सकता है, और ये नॉर्मल है। इसको कुछ भी जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, आयरन की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी छोटे से टॉपिक में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को लेकर के। वीडियो को रिपीट करके देखिएगा दोस्तों, इसमें हमने शायद सिंगल चीज भी ऐसी नहीं बोली है जो एग्जाम्स के हिसाब से काम की नहीं हो। इसका छोटे से छोटा पॉइंट भी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बचे हुए सेशन में ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहां पर रिवाइज करेंगे मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर। उसके बाद में हिंदी की संज्ञा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं और इंग्लिश वोकाब देखेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। ब्लड इज एन सेल है क्या? जी नहीं। टिश्यू है? यस। ऑर्गन भी नहीं है, फ्लूइड ऑर्गन भी नहीं है दोस्तों। ब्लड जो है एक तरीके का टिश्यू है, सबको पता है दोस्तों। जो पढ़ रहा है बच्चा उसके लिए बहुत ईजी है चीजें। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज बिकॉज ऑफ, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से दोस्तों? सबको पता होना चाहिए। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर पीपी की वजह से। ब्लड का ओपी, ब्लड के पीपी की वजह से। पीपी का मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स जी नहीं। प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स जी नहीं। सीरम जी नहीं। प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द मोस्ट अबंडेंट क्लोटिंग फैक्टर इन प्लाज्मा इज, प्लाज्मा का सबसे ज्यादा क्लोटिंग फैक्टर पूछा है दोस्तों। तो प्लाज्मा का क्लोटिंग फैक्टर दोस्तों हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है, क्या होता है? फिब्रिनोजन होता है। फिब्रिनोजन, ना प्रोथ्रोम्बिन ना थ्रोम्बिन ना प्लाज्मिनोजन, इट्स फिब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्रीड ऑन्कोटिक प्रेशर विल रिजल्ट इन, दोस्तों हमने अपने जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे क्लासेस पहली बार देख रहे हैं दोस्तों ने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा कब कम होगा दोस्तों? जब प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाएंगे ब्लड के अंदर तो ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम होगा। ऑन्कोटिक प्रेशर दोस्तों ओस्मोसिस को रोकने का काम करता है, ओस्मोसिस को स्टॉप करता है। ओस्मोसिस को कम हुआ तो ओस्मोसिस को स्टॉप नहीं कर पाएगा और फ्लूइड जो है वो निकल करके वेसल से बाहर चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेसेज में चला जाएगा, एडिमा को लीड करेगा दोस्तों। क्लियर है? और एडिमा हो जाएगा। अब आप देखिए, डिक्रीड ऑन्कोटिक प्रेशर विल रिजल्ट इन फ्लूइड लॉस, जी दोस्तों फ्लूइड का लॉस हो गया, पर फ्लूइड निकल करके बाहर कांच पर चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया। फ्लूइड गेन, जी नहीं दोस्तों ऑप्शन हमेशा चारों पढ़ने हैं आपको। फ्लूइड गेन जी नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस, जी नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स गेन, जी नहीं।
ऑप्शन करेक्ट है फ्लूइड लॉस, जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोस्तों हम कहां पर पढ़ रहे थे? ग्लोबुलिन्स के अंदर पढ़ रहे थे दोस्तों, रिकॉल कीजिएगा। ग्लोबुलिन्स क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर पढ़ रहे थे हम। ग्लोबुलिन्स सारे के सारे कहां सिंथेसाइज होते हैं दोस्तों? लीवर के अंदर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी एक तरीके के ग्लोबुलिन्स हैं दोस्तों, सारे के सारे ग्लोबुलिन्स जो हैं लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। एक चीज को छोड़ करके हमने बार बार बताया, केवल इम्यूनोग्लोबुलिन्स को छोड़ करके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स लीवर के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते दोस्तों, अदरवाइज सारे ग्लोबुलिन्स लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहां सिंथेसाइज होते हैं? WBCs में सिंथेसाइज होते हैं दोस्तों। ऑप्शन करेक्ट है, लीवर नहीं है, बोन मेरो नहीं है, स्प्लीन नहीं है, WBCs करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट ट्रांसपोर्ट्स आयरन इन ब्लड। हमने दो तरीके के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दोस्तों हमने डिस्कस किए थे, किस किस के लिए? एक तो जो थायरोक्सिन जो थायराइड का हार्मोन है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, एक दूसरा आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। थायरोक्सिन को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन को हमने बोला दोस्तों थायरोग्लोबुलिन। तो आयरन को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसफरिन। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स का। ट्रांसफरिन कहां है? ट्रांसफरिन, ट्रांस आयरन नहीं, ट्रांस बायोफरिन जी नहीं, थायरोग्लोबुलिन जी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने क्लासेज में बहुत अच्छे से बताया है आपको। हीमोग्लोबिन जो है वो किस किस के साथ में बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन के साथ में बनाता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बॉन्ड बनाता है। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में भी बॉन्ड बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना करके हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो बॉन्ड बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अच्छे से समझाया दोस्तों हमने हमारी क्लासेज में, पढ़िएगा जाकर के। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जो कंपाउंड बनाता है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब चीज समझिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं कभी, मतलब टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी ऑक्सीजन तक। ऑक्सीजन के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता, बहुत लूज बॉन्ड बनाता है दोस्तों। क्लियर है? ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है क्या? जी करता है दोस्तों। बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कितनी % कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी होती है। कंपाउंड बनाया कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, क्या लूज होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है दोस्तों? अगेन लूज बॉन्ड होता है, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड जो टच में आ गई उसको छोड़ेगा ही नहीं, तो ये भी लूज बॉन्ड है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो कहां से बन जाती है दोस्तों? सर्दी के दिनों में डिस्कस किया था, इनकंप्लीट कंबशन ऑफ कोल की वजह से वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और इसके साथ में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और छोड़ती नहीं है हीमोग्लोबिन को, मतलब हीमोग्लोबिन को इंगेज कर लेती है, पर्सन की दम घुट करके डेथ हो जाती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म। अभी बताया दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कौन सा कंपाउंड बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जी नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यस, अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यही बॉन्ड बनाता है, यही कंपाउंड बनाता है। कार्बामोनो हीमोग्लोबिन जी नहीं, कार्बोडाई हीमोग्लोबिन जी नहीं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। हीमोपोएसिस टेक्स प्लेस, हीमोपोएसिस कहां होता है दोस्तों? ब्लड कहां बनता है? साफ सी बात है, बोन मेरो के अंदर बनता है। कौन से बोन मेरो में? रेड बोन मेरो के अंदर बनता है। ब्लड सेल्स दैट आर मोस्ट इन नंबर दोस्तों, सबसे ज्यादा कौन सी होती है मिलियंस में? आरबीसीज होती हैं। साइज में सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी होती है दोस्तों? डब्ल्यूबीसीज होती है। और डब्ल्यूबीसीज में भी कौन होती है सबसे ज्यादा बड़ी? मोनोसाइट्स होती हैं। साइज में सबसे कम कौन होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों। साइज में सबसे छोटी, साइज में सबसे छोटी, साइज में सबसे बड़ी और नंबर में सबसे कम कौन होती है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी जो है वो नंबर में सबसे कम होती है। जो नंबर में सबसे कम है वही साइज में सबसे बड़ी है, लेकिन जो साइज में सबसे छोटी है वो नंबर में सबसे ज्यादा नहीं है दोस्तों, नंबर में सबसे ज्यादा आरबीसीज हैं। क्लियर? शेप ऑफ आरबीसीज इज कैसी होती है दोस्तों? बाइकॉनकेव। और दोस्तों इसका रीजन समझ लीजिएगा यहीं पर ही। बाइकॉनकेव का मतलब दोनों साइड से ऐसे, बाइकॉनकेव लेंस इस तरीके का होता है, बाइकॉनकेव मिरर जो इस तरीके का होता है। रीजन क्या है? अपने डिफरेंशिएशन के समय में रेड बोन मेरो में बनने के बाद में, रेड बोन मेरो में बनी तो दोस्तों ऐसी थी कौन? आरबीसीज।
लेकिन क्या हुआ, जब डिफरेंशिएशन हो रहा था तो अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज कर दिया और ऐसी बन गई। इस वजह से न्यूक्लियस लूज करने की वजह से बाइकॉनकेव होती है। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, शेप ऑफ आरबीसीज इज बाइकॉनकेव बिकॉज अपना न्यूक्लियस लूज कर देने की वजह से। क्लियर। आयरन इज स्टोर्ड इन, कहां स्टोर रहता है दोस्तों, बहुत बार बता दिया हमने, लिवर के अंदर स्टोर रहता है। Which one of the following is not essential or for RBC synthesis? दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया आरबीसी के सिंथेसिस के लिए 3 चीजें चाहिए, आयरन भी चाहिए, विटामिन B12 भी चाहिए, फोलिक एसिड भी चाहिए। आयरन इसके HB के सिंथेसिस के लिए चाहिए, दोनों इसके डीएनए के सिंथेसिस के लिए चाहिए, मतलब तीनों चीजें तो चाहिए। क्या नहीं चाहिए, विच इज नॉट एसेंशियल, बाइल नहीं चाहिए दोस्तों। ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। वन मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल जो है कितने ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स के साथ में कैरी होता है दोस्तों। प्रीवियस क्लास जाके देखिएगा दोस्तों, हमारी 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन। द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, हार्मोन जो आरबीसीज के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ध्यान है दोस्तों आपको, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहां से, याद रखिएगा दोस्तों, कहां से, और याद क्या रखिएगा दोस्तों, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एरिथ्रोपोएटिन कौन बनाता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। एरिथ्रोपोएटिन जो आरबीसी के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन, कहां डिस्ट्रॉय होती है दोस्तों, लीवर के अंदर होती है क्या, जी होती है, स्प्लीन के अंदर होती है क्या, जी होती है दोस्तों। 2 ऑप्शन करेक्ट मिल गए, गॉल ब्लैडर जी नहीं, ब्लड जी नहीं। तो सबसे ज्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहां होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। और कैसे होता है दोस्तों, यही है ग्रेवयार्ड किसकी, आरबीसीज की, इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों। तो किस प्रोसेस के द्वारा, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के द्वारा। पढ़ा है दोस्तों हमने प्रीवियस सिस्टम में, प्रीवियस क्लासेज में, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम के द्वारा, सेल्स के द्वारा ये डिस्ट्रॉय होती हैं। कौन, आरबीसीज। ग्रेवयार्ड है इसकी, किसकी, आरबीसीज की। लीवर में भी होती हैं क्या, जी होती हैं। कौन करती हैं दोस्तों, कुफर सेल्स, हमने ऑलरेडी पढ़ाया दोस्तों आपको, कुफर सेल्स भी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए, स्प्लीन ओनली। एंटीजन टू डिटरमाइन अ ब्लड ग्रुप इज फाउंड इन ऑन, दोस्तों कहां पर होता है एंटीजन, किसका, जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है दोस्तों, हमने ऑलरेडी बताया कहां पर, आरबीसीज। गलत बना दी दोस्तों आरबीसीज, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आरबीसीज की सरफेस पर होता है दोस्तों एंटीजन। एंटीजन जो है वो आरबीसीज की सरफेस पर ही पाया जाता है। ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाला एंटीजन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, जी नहीं। सरफेस ऑफ आरबीसी, यस। सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, साइटोप्लाज्म ऑफ डब्ल्यूबीसी, जी नहीं दोस्तों, सरफेस ऑफ आरबीसीज। Which antigen is present in individuals of blood group O, दोस्तों जो ब्लड ग्रुप, वही एंटीजन, ए के अंदर ए एंटीजन, बी के अंदर बी एंटीजन, ए बी के अंदर ए एंड बी दोनों एंटीजन, और ओ के अंदर दोस्तों कौन एंटीजन होता है, कोई एंटीजन नहीं होता, 0। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया दोस्तों, डी, कोई एंटीजन नहीं होता। और जो जिसके अंदर एंटीजन है वो दूसरे तरीके का एंटीबॉडी बना सकता है। नहीं, एंटीबॉडी कौन सा बनाएगा, एंटी ए एंटीबॉडी नहीं बना सकता, सेम टाइप का दूसरे तरीके का बनाएगा, एंटी बी एंटीबॉडी। ये एंटी ए एंटीबॉडी, ये कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा दोस्तों, कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता, नो एंटीबॉडी। और ब्लड ग्रुप ओ जो है इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है दोस्तों, तो दोनों तरीके के एंटीबॉडीज बना सकता है, एंटी ए एंड एंटी बी, दोनों तरीके के एंटीबॉडीज बना सकता है। इसलिए दोस्तों एंटीजन नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है, और दोनों तरीके के एंटीबॉडीज बना सकता है। इसलिए दोस्तों इसको ब्लड कौन दे सकता है, केवल अपना ही ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और दिमाग में रखिएगा एग्जाम्स के लिए, कि भाई हमने पढ़ा यूनिवर्सल डोनर कौन, ब्लड ग्रुप ओ। ओ में भी कौन सा दोस्तों, पॉजिटिव या निगेटिव, ओ ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है इमरजेंसी कंडीशंस में। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ना तो एंटीजन ए है, ना एंटीजन बी है, और ना ही एंटीजन आरएच है, तीनों के तीनों एंटीजन सी एब्सेंट है। इसका मतलब ये कहीं पर भी जाए इसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ये रीजन है कि ये यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन गिव ब्लड टू, ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है? ए को दे सकता है क्या? जी नहीं। क्यों? क्यों? दिक्कत क्या है दोस्तों, इसके अंदर दोनों एंटीजेंस हैं और ये एंटीबॉडी बनाता है क्या? जी एंटी बी एंटीबॉडी बनाएगा, उस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या है? हिमोलाइसिस करेगा। ऐसे ही बी को भी नहीं दिया जा सकता, केवल ए बी को दिया जा सकता है। ए बी अपना ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड केवल ए बी को ही दे सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल? सबसे बड़े ब्लड सेल्स कौन सी होती है दोस्तों? अभी डिस्कस किया हमने, मोनोसाइट्स लार्जेस्ट ब्लड सेल्स हैं। डायपिडेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, डायपिडेसिस दोस्तों हमने बताया इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजेशन भी बोलते हैं। मतलब ल्यूकोसाइट्स का वेसल से बाहर निकल करके जाना, और कौन सी ल्यूकोसाइट्स? न्यूट्रोफिल्स का ब्लड वेसल से बाहर के निकल के जाना क्या होता है? डायपिडेसिस कहलाता है। तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? न्यूट्रोफिल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। ब्लड सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स, डिस्कस किया दोस्तों हमने। न्यूट्रोफिल्स किसके लिए स्पेशलाइज्ड थी? फेगोसाइटोसिस के लिए स्पेशलाइज्ड है। बेसोफिल्स दोस्तों एलर्जेंस के खिलाफ में, एलर्जिक रिएक्शंस में स्पेशलाइज्ड है। इओसिनोफिल भी है दोस्तों एलर्जिक रिएक्शंस में। इओसिनोफिल्स दोस्तों वैसे हेलमिन्स या पैरासाइट्स के अगेंस्ट में स्प्रे रखती है हिट वाला, तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड कौन है? इओसिनोफिल्स के लिए कौन? पैरासाइट्स के लिए कौन है? इओसिनोफिल्स। इंटरल्यूकिन 1 इज एसोसिएटेड विद, इंटरल्यूकिन 1 का जहां पर भी नाम आ जाए दोस्तों दिमाग में रख लेना फीवर, मतलब इंटरल्यूकिन 1 इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड है, से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड बाय, किसके द्वारा डिस्ट्रॉय होती है दोस्तों? बहुत बार डिस्कस कर लिया, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। आप हमारी क्लास से दोस्तों रिव्यू करोगे तो आपको एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आसान लगेंगे। अब दोस्तों हमने संज्ञा तो पढ़ ली, आप बोलोगे कि सर आगे के टॉपिक्स पढ़ा दीजिए, क्यों टेंशन ले रहे हो दोस्तों? 20 टॉपिक्स हैं, 20 क्वेश्चन का मतलब 20 टॉपिक, और हम आपको दोस्तों गारंटी दे रहे हैं हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स 100% 20 क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जिनमें से कम 17 क्वेश्चंस आपके 100% करेक्ट होने वाले हैं। मतलब 60 में से 51 नंबर हम आपके बनवाएंगे दोस्तों। कहां पर? DSSB में। इंग्लिश और जीके में भी दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि 10-10 नंबर आए। 70 मार्क्स दोस्तों आपके नर्सिंग में, 70 मार्क्स दोस्तों आपके पार्ट 1 में आ गए DSSB में। आपको कोई नहीं रोक सकता DSSB में सिलेक्शन से, जिसकी नर्सिंग ठीक ठाक होगी। समझ लीजिएगा, हम इतना धीमे पढ़ाते हुए भी आपको लगभग सिलेबस करा देंगे DSSB के एग्जाम तक। बहुत समय दोस्तों, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस में आपको क्लियर होंगी दोस्तों चीजें। फूल कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। दोस्तों संज्ञाएं 3 तरीके की होती है मेनली। कौन कौन सी? एक व्यक्तिवाचक होती है, दूसरी जातिवाचक होती है, तीसरी भाववाचक होती है। यह समूहवाचक कहां से आ गई दोस्तों? हमने क्लियर किया था पहले भी। जातिवाचक के ही 2 टाइप और होते हैं। कौन कौन से? एक तो समूहवाचक होती है जो कि ग्रुप का एहसास कराए, जो कि पूरी टोली का एहसास कराए, और एक द्रव्यवाचक होती है जिससे मापा तोला जा सके। डिस्कस करेंगे दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आएगा हमारे साथ में यहां पर। और हम बता रहे हैं DSSB के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिलेंगे हमारे इन लेक्चर से। फूल कौन सी संज्ञा है दोस्तों? फूल किसी चीज का नाम है, ऑब्वियस सी बात है, नाम है तो संज्ञा तो हो गई, जी हो गई दोस्तों। व्यक्तिवाचक है क्या? फूल बहुत सारे होते हैं दोस्तों, किस पे दिमाग गया दोस्तों? गेंदे का फूल, गुलाब का फूल या कमल का फूल? कमल का फूल तो दोस्तों थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो कौन सा फूल? बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों फूल के, फूलों के, फ्लावर्स के। तो दोस्तों ये बड़े ग्रुप को शो कर रहा है, मतलब क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। हमें नहीं पता कि किस फूल की बात हो रही है। फूल का नाम दिया होता दोस्तों, लिखा होता गुलाब का फूल, लिख दें क्या दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं है। गुलाब का फूल, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमारा कोई गलत इंटेंट नहीं है यहां पर। गुलाब का फूल कैसी संज्ञा हो जाएगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन फूल शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। आप हमारा लेक्चर स्टडी करोगे बहुत अच्छे समझ में आएगा।
ईमानदारी कौन सी संज्ञा है दोस्तों? ईमानदारी कैरेक्टर है। ईमानदारी, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, तोल के बताओ भैया, बता सकते हो क्या? जी दोस्तों, कैरेक्टर है, ये गुण है दोस्तों किसी का। तो कौन सी संज्ञा हो गई? हमेशा भाव है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। ईमानदारी दोस्तों कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा दोस्तों? इतनी बार रिपीट हो चुका है DSSP के एग्जाम में। बुढ़ापा, बुढ़ापा दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, एक स्टेट को दिखा रहा है इंसान की। तो व्यक्तिवाचक है क्या? जी दोस्तों, किसी का नाम थोड़ना है। जातिवाचक है क्या? जी नहीं है दोस्तों। तो क्या बचा? भाववाचक संज्ञा बचा दोस्तों। DSSP में आने वाले क्वेश्चन दोस्तों, इसके जो कैरेक्टर जातिवाचक संज्ञा के जो टाइप होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, उससे क्वेश्चंस नहीं आते 99%, फिर भी आते हैं। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों उन क्वेश्चंस को। मेनली इन 3 संज्ञाओं से ही आएंगे। तो कौन सी संज्ञा बची दोस्तों? ये भाववाचक संज्ञा होती है क्या? बुढ़ापा। दोस्तों बुढ़ापा किससे बना? बूढ़ा से बना। बूढ़ा क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। किस बूढ़े की बात कर रहे हैं पता नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा है। तो बुढ़ापा, इसमें पा हमने लगा दिया तो ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। यही तरीका होता है दोस्तों। सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? पहली बात तो सभा कोई व्यक्ति नहीं है, सभा एक ग्रुप का नाम है दोस्तों। बड़ा ग्रुप है, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। समझ में आ गया? तो सभा एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहां पर देखिएगा दोस्तों, एक शब्द और लिख रखा है समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा के दो टाइप हमने बताए, समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में दोस्तों क्या होता है? लोगों की टोली होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ हो गई, टोली हो गई, सभा हो गई, सेना हो गई। ये सारी चीजें दोस्तों किसमें आती हैं? फौज हो गई। ये सारी चीजें समूहवाचक संज्ञा में आती हैं। तो ऐसे ही सभा भी क्या हो गई दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा हो गई। द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं दोस्तों? जैसे लोहा है। किस लोहे की बात कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन तोला और मापा जा सकता है। सोने की बात कर ली दोस्तों, सोना है कोई। तो इस तरीके की जो पानी है दोस्तों, पानी वैसे जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसके टाइप्स में किसकी संज्ञा है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों। तो ये तरीका चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन करेक्ट क्या होगा दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा। सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा से क्या तात्पर्य दोस्तों? सिंपल, ये भी क्वेश्चन आ रखा DSSP में। संज्ञा का मतलब ही दोस्तों नाम है। संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही संज्ञा है। इनमें से संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है दोस्तों। मुख्य भेद में क्या दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है क्या? जी होती है। जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है। समूहवाचक संज्ञा जो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का सब टाइप है, मुख्य भेद नहीं है दोस्तों उसका। तो समूहवाचक संज्ञा यहां पर करेक्ट हो गया। सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है दोस्तों? सुजन शब्द जो है उससे कौन सी? सौजन्यता नहीं दोस्तों, सौजन्य से बनेगा वो, साजनता नहीं दोस्तों। तो पहले साजनता शब्द ही नहीं होता, वैसी बात हो, वो साजन से बनेगा। सज्जनता दोस्तों सज्जन से बनेगा, यस प्रॉपर वर्ड है दोस्तों। लेकिन सुजन से शब्द बना है दोस्तों सौजन्य, और ये एक तरीके की भाववाचक संज्ञा है। सौजन्य सुजन से बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौजन्य भाव को दिखा रहा है दोस्तों। संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों? 5 नहीं लिखने दोस्तों, 3 भेद होते हैं। क्लियर है? 3 ऑप्शन में नहीं है और 5 ऑप्शन में, तो 5 लिख दीजिएगा। मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौर वर्ण से प्रभावित हूं। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है दोस्तों। सज्जनता भाववाचक है क्या? जी। किसी इंसान का कैरेक्टर दिखा रहा है, भाव दिखा रहा है, जी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। ये तो हो गई भाववाचक संज्ञा। ये पूछ रहा कौन सी नहीं है, ठीक है, ये तो हो गई। उदारता, उदारता भी दोस्तों हमारा कैरेक्टर दिखा रहा है, तो उदारता भी भाववाचक संज्ञा है। माधुर्य, माधुर्य भी दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। प्रभावित, प्रभावित दोस्तों किसी तरीके की कोई संज्ञा नहीं है। प्रभावित जो है दोस्तों संज्ञा में नहीं आता। किसी को प्रभावित करना क्या है दोस्तों? संज्ञा में नहीं आता। तो प्रभावित संज्ञा का नाम नहीं है, और वो स्पेशली वो भी भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 ही भाव हैं यहां पर, सज्जनता, उदारता और माधुर्य। प्रभावित करना संज्ञा में नहीं आता। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा नहीं है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातिवाचक, शेर जातिवाचक है क्या? जी जातिवाचक है। शेर, कौन सा शेर भाई? नहीं पता हमें।
तो ठीक है, जातिवाचक में आ गया। मानव, बहुत सारे मानव हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, बड़ी मानव जाति है दोस्तों। स्त्री, बहुत सारी स्त्री हैं दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञाएं होंगी सारी की सारी, ये तो हो गई। बच्चा, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे घी, बहुत सारे अलग अलग तरीके का तेल दोस्तों। घी और तेल ये भी दोस्तों किस में है? जातिवाचक संज्ञा में है। लेकिन जातिवाचक में भी कौन है दोस्तों? ये समूहवाचक हैं या घी और तेल दोस्तों ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा तो है लेकिन समूहवाचक हैं या द्रव्यवाचक हैं? समूह नहीं है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्यों? मापा तोला जा सकता है, इसलिए द्रव्यवाचक तो जातिवाचक तो हो ही गई, या जातिवाचक पूछ रहा क्लियरली। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है दोस्तों? कितनी पृथ्वी के पहचानते हैं दोस्तों? एक ही पृथ्वी है, एक ही अर्थ है दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। एक तो यही निकल गया दोस्तों, ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, लेकिन एक तो यही निकल गया। महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं दोस्तों? 6-7 हैं क्या? 7 महाद्वीप हैं दोस्तों, कॉन्टिनेंट्स जो हैं, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। एशिया, एशिया तो एक ही है दोस्तों, अगेन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, तो ये ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो गया। इसमें 2 संज्ञाएं जो है वो व्यक्तिवाचक हैं, एक ही जातिवाचक हैं, तीनों का होना चाहिए था, तो ये नहीं है दोस्तों, करेक्ट हो गया। देश, बहुत सारे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। राज्य, बहुत सारे राज्य है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। घर, बहुत सारे घर हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही समझना पड़ेगा दोस्तों क्वेश्चंस को। इस देश को जयचंदों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इस वाक्य में जयचंदों के शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? जयचंद, एक ही जयचंद था, उसके हिसाब से जयचंद दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए जयचंद, तो क्या लिखना है दोस्तों आपको? उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख देना। लेकिन आप समझिए दोस्तों, इस देश को जयचंदों ने बहुत सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, यहां पर उस जयचंद की बात नहीं हो रही दोस्तों, जयपुर वाले, आमेर वाले जयचंद की बात नहीं हो रही, यहां पर उन सब लोगों की बात हो रही है जिन्होंने हमारे देश के साथ में जयचंद की तरह से काम किया, जयचंद की तरह से गद्दारी का काम किया है। तो दोस्तों अब ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बन गई है। विभीषण एक ही था दोस्तों, विभीषण लिखा हुआ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आजकल विभीषणों से दूर रहिए तो दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, क्योंकि अब वो उस विभीषण की बात नहीं हो रही। अब आज की डेट में प्रेजेंट जो विभीषण है ना, उल्टा सीधा नाम लिए हुए विभीषण जो घूम रहे हैं, उनसे दूर रहने की सलाह दी जा रही है दोस्तों आपको। तो क्या हो गया? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम का। दोस्तों हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं संज्ञा के ऊपर, समझ लीजिएगा आप इस चीज को। एक क्वेश्चन रखा जाने वाला है एग्जाम्स के अंदर, DSSB के अंदर, यहां से भाववाचक संज्ञा के रूप है। भाववाचक कैसी संज्ञा होती है दोस्तों? अमूर्त रूप। दिखती है क्या? जी नहीं दिखती दोस्तों, अदृश्य होती है, कोई उसका रूप भी नहीं है दोस्तों, टच भी नहीं कर सकते उसको। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा के। जबकि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का रूप भी मिलेगा, दिखेगी भी, वो टच भी कर सकते हो दोस्तों आप उसको। कई बार नहीं होता टच, ठीक है ना, लेकिन टच भी कर सकते हो दोस्तों आप उसको। इसका मतलब सारी की सारी संज्ञाएं जो हैं, सारी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञाओं में ये एक भी कैरेक्टर नहीं है, इनके सब एकदम से अपोजिट है। लेकिन भाववाचक संज्ञा अमूर्त रूप होता है, अदृश्य होती है और अस्पर्शीय होती है। सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं दोस्तों इसके। ये क्वेश्चन दोस्तों ठीक से नहीं छपे, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी हुई है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा से ये सारी की सारी संज्ञाएं दोस्तों यहां पर भाववाचक संज्ञाएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हो ही, लेकिन हो सकती हैं। चोरी, चोरी किससे बनी है दोस्तों? चोर से बना हुआ शब्द है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जातिवाचक से भाववाचक बना हुआ है? चोरी तो दोस्तों भाववाचक है क्या? जी है दोस्तों, चोरी एक कैरेक्टर है। चोर क्या है दोस्तों? जातिवाचक है क्या? जी जातिवाचक है दोस्तों, बहुत सारे चोर हैं दोस्तों दुनिया के अंदर। तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बन गई, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बी भी देख लेते हैं। सुंदरता दोस्तों किससे बना? सुंदर से बना। सुंदर दोस्तों संज्ञा का नाम नहीं है। सुंदर अगेन अपने आप में दोस्तों किसी की विशेषता दिखलाता है, विशेषण है दोस्तों, और वो फिर भाववाचक संज्ञा बन गया। सुंदर व्यक्ति, सुंदर स्त्री लिखा होता तो बात अलग हो जाती, लेकिन सुंदर शब्द दोस्तों संज्ञा नहीं है, तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। सौजन्य दोस्तों किससे बना? सुजन से बना दोस्तों। ये भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम या कोई कैरेक्टरिस्टिक,
या कोई ग्रुप का नाम नहीं है तो सौजन्य दोस्तों वो तो भाववाचक संज्ञा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। दूर और दूरी दोस्तों, दूरी तो दोस्तों क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दूर जो है वो संज्ञा नहीं है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया, चोरी हो गया। चोर से बना चोरी, चोर जातिवाचक संज्ञा और चोरी जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गई। यहां पर सभी पशुओं में गाय श्रेष्ठ है और वाक्य में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, यहां पर गाय के लिए पूछा जा रहा है। गाय का स्पेसिफिकली हमने बताया दोस्तों ये किस तरीके की संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से वर्ड्स जो है इधर उधर हो गए हैं। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन, गाय। हमेशा समझिएगा आप। फूलों की लावण्यता मनमोहक और संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, फूलों। सही लिखा है क्या जी, एकदम करेक्ट लिखा है। फूलों जो है वो एकदम करेक्ट लिखा हुआ, तो इनकरेक्ट नहीं है। मनमोहक, मनमोहक लिखना चाह रहा है, मनमोहक दोस्तों करेक्ट लिखा हुआ था दोस्तों उसने, तो यहां के अंदर मनमोहक एकदम से करेक्ट शब्द है। तीसरा शब्द दोस्तों क्या लिखा है इसने, लावण्यता। दोस्तों लावण्य होता है, लावण्यता नाम का कोई शब्द ही नहीं है दोस्तों दुनिया के अंदर। लावण्य का मतलब ग्रेस, मतलब कि ये लावण्यता जो है फूलों का लावण्य होता है। शब्द क्या लिखा जाना चाहिए था दोस्तों, सेंटेंस, फूलों का लावण्य मनमोहक है। ठीक है, तो लावण्यता शब्द नहीं होता, इसलिए लावण्यता दोस्तों इनकरेक्ट हो गया यहां पर। जातिवाचक संज्ञा में क्या शामिल है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में पशु पक्षियों के नाम शामिल हैं क्या दोस्तों, जी हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं क्या, जी हैं। शरीर के अंगों के नाम शामिल हैं क्या, जी हैं। सारे के सारे जी दोस्तों, सारे के पशु पक्षियों के नाम की तरह से देख लीजिए दोस्तों, गाय, कबूतर, कौवा, बहुत सारे हैं दोस्तों, तो जातिवाचक सारे सारे। दैनिक उपयोग की वस्तुएं केवल आपने लिख दिया, तो दोस्तों हमारे किचन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, घर के अंदर बहुत सारी चीजें, सारी की सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। शरीर के अंगों का नाम बताया दोस्तों, शरीर के अंग लिख दिया दोस्तों, तो वहां पर वो जातिवाचक संज्ञाएं हो गई। एक से ज्यादा भी हो जाते हैं, अगर पर्टिकुलर का नाम आ गया तो भी दोस्तों एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में आ गया। सारी की सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा नहीं बना दोस्तों, जातिवाचक। चोर तो दोस्तों देखो चोरी से बना है, चोरी तो दोस्तों चोर से बना है, चोर जातिवाचक है क्या, तो ये तो बना है दोस्तों। मजदूरी किससे बना है दोस्तों, मजदूर से बना है, मजदूर दोस्तों जातिवाचक है और ये भाववाचक हो गया, जी करेक्ट है। दलाली दोस्तों दलाल से बना है, दलाल बहुत सारे घूमते हैं दोस्तों दुनिया के अंदर, तो ये भी जातिवाचक से भाववाचक है। खुशहाली शब्द जो बना है दोस्तों किससे बना है, खुशहाल से बना है, और खुशहाल जो है वो ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना ही जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। खुशहाली जो है वो जरूर भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया, मतलब ऑप्शन आपका यही करेक्ट हो जाएगा। विद्वान विशेषण में विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, विद्वान ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, विशेषण है, किसी विशेषता बताता है। विद्वान व्यक्ति, ठीक है, विदुषी स्त्री, तो विदुषी महिला, इस तरीके से तो विद्वान विशेषण था। इससे क्या भाववाचक संज्ञा बन सकती है क्या, जी बन सकती है दोस्तों। कौन सी बनेगी दोस्तों, विद्वान से विधाता, विद्वान से बना है क्या, जी नहीं दोस्तों, विधा से बना है, विधाता। वरदान किससे बना है दोस्तों, वर से बना है दान जोड़ करके, तो वरदान भी नहीं है। विदुषी क्या है दोस्तों, विद्वान का अपोजिट जेंडर है दोस्तों विदुषी। विद्वता, विद्वता दोस्तों एक तरीके की भाववाचक संज्ञा है, कैरेक्टर बता रहा है दोस्तों। विद्वान तो व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, विद्वता जो है उसका कैरेक्टर है दोस्तों उसका, तो विद्वता जो है वो विद्वान से बनी है, विद्वान विशेषण था, विद्वता जो है भाववाचक संज्ञा है, यही करेक्ट हो गया दोस्तों आंसर। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है दोस्तों, पंडित भाववाचक है क्या, जी नहीं है दोस्तों, पंडित जातिवाचक संज्ञा है। मित्रता भाववाचक है क्या दोस्तों, दोस्ती, यस दोस्त, मित्र जातिवाचक है, मित्रता भाववाचक संज्ञा हो गई, करेक्ट ऑप्शन मिल गया। लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, चलना वर्ब है दोस्तों, क्रिया है, इच्छा वर्ब है दोस्तों, क्रिया है, ये संज्ञाएं नहीं है चलना और इच्छा, ठीक है। पंडित संज्ञा था लेकिन जातिवाचक संज्ञा था। मित्रता भाववाचक संज्ञा है, किससे बना है, मित्र से बना, और मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है इजी। जातिवाचक संज्ञा मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर दोस्तों छोड़िए एक बार, सुंदर दोस्तों ना जातिवाचक संज्ञा ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, पता ही नहीं किसके लिए बोल रहा है ये चीज।
जवान किसके लिए दोस्त? जवान क्या है? जवान बहुत सारे जवान है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा बहुत सारे बालक हैं, जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? पहाड़ है क्या? जी नहीं, जातिवाचक है, बहुत सारे पहाड़ हैं। आम जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, व्यक्तिवाचक नहीं है। यमुना एक सिंगल नदी का नाम है, पूरी दुनिया के अंदर एक ही यमुना नदी है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। क्लियर? गाय, बहुत सारी गायें होती हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? हमारे देश के अंदर जितने राज्य हैं उतने ही राज्यपाल हैं दोस्तों, तो बहुत सारे राज्यपाल हैं। व्यक्तिवाचक नहीं होगी दोस्तों कभी भी, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? भारत क्या है दोस्तों अपने आप में? भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, पेड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक पूछा है तो दोस्तों मित्रता हो गई। कौन सा शब्द समूह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक राम दोस्तों व्यक्तिवाचक है क्या? जी व्यक्तिवाचक है दोस्तों। हम राम की बात करें दोस्तों, किसी व्यक्ति का नाम है तो एक ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर एक ही है, गंगा एक ही है दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। कृष्ण का नाम लिखा हुआ, कृष्ण जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। कामायनी किसी का नाम लिखा हुआ तो दोस्तों व्यक्तिवाचक हो गया। बुक का नाम भी हो सकता है दोस्तों, मिठास, लेकिन दोस्तों व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक संज्ञा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। लखनऊ व्यक्तिवाचक है, आम जातिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ममता दोस्तों, ममता नाम नहीं है दोस्तों, ममता क्या है दोस्तों? यहां पर भाववाचक संज्ञा है। वकील क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का ग्रुप दोस्तों अकेला यही हुआ। महात्म्य शब्द में महात्मा से शब्द बना दोस्तों, महात्मा से शब्द बना, महात्म्य मतलब महात्मा के जैसे कैरेक्टर रखने वाला। महात्मा क्या था दोस्तों? शब्द क्या था? महात्म्य जो शब्द बना है वो भाववाचक संज्ञा हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जो है समूहवाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा दोस्तों देखना, जातिवाचक का टाइप। सेना समूहवाचक है क्या? जी है। कक्षा है क्या? जी है। सभा है क्या? जी है दोस्तों, हमने बताया, इन्हीं का एग्जाम्पल हमने बताया था। अध्यापक क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक है क्या? जी नहीं है दोस्तों, ना द्रव्यवाचक है। मिठाई दोस्तों क्या है? मिठाइयां बहुत सारी होती हैं, जातिवाचक संज्ञा है। समाचार क्या है दोस्तों? समाचार बहुत सारे समाचार होते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। पशु जातिवाचक है, मानव जातिवाचक है। अच्छा दोस्तों, अच्छा तो यहां पर शब्द नजर नहीं आ रहा दोस्तों, तो संज्ञा नजर नहीं आ रही। चोरी दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो गई। गुरुता दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो गई। साधु दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो गई। यहां पर समूहवाचक संज्ञा में सेना, कक्षा और सभा हो गई हैं दोस्तों। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक शब्द संज्ञा का चयन कीजिए दोस्तों। मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कोई आपसे पूछ ले कि मानव की जाति भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो दोस्तों उसमें ता जोड़ देंगे तो मानवता बन गई। वो क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, मानवता। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम दोस्तों कौन सा, किससे सूचना दे रहा है दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूरी दुनिया में एक ही शहर है दोस्तों वैसा। ताजमहल आगरा में स्थित है, यहां पर ताजमहल की बात कर लो, जैसे आगरा की बात कर लो, अंडरलाइन किया नहीं है दोस्तों, एक ही है दोस्तों पूरी दुनिया में, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो गई दोस्तों ये। अब दोस्तों हम इंग्लिश लैंग्वेज के दो शब्द पढ़ेंगे। एक शब्द है दोस्तों इक्वेनिमिटी, और इक्वेनिमिटी का दोस्तों क्लियर कट जो वर्ड मीनिंग होता है वो दोस्तों दिमाग में रखिएगा आप। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है दोस्तों ऐसे लोगों के लिए जो काम एंड कंपोज्ड हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के, काम एंड कंपोज्ड। तो दोस्तों वो तो किसी व्यक्ति पर, कामनेस एंड कंपोजर जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? इक्वेनिमिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे धोनी की बात करें, कूल, कूल का मतलब ठंडा वाला नहीं दोस्तों, कूल, कूल हेडेडनेस यानी मेरी तरह से गर्म दिमाग वाला नहीं दोस्तों, बहुत ही शांत दिमाग वाला, कूल हेडेडनेस इक्वेनिमिटी को बोलते हैं दोस्तों। अकेला काम लिखा हुआ आ गया, वो भी क्या है? इक्वेनिमिटी है। इक्वल जैसा दिख रहा है लेकिन इक्वल मीनिंग नहीं होता दोस्तों, जो बैलेंस करने वाला है एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम बैलेंस, एक्विनिमिटी का मीनिंग है।
एक्विनिमिटी, एक वर्ड और दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्विनिमिटी के लिए यूज किया जाता है। जितने कूल हो दोस्तों उतना ही प्रेजेंस ऑफ माइंड बेहतर होगा। जो इंसान जितना ज्यादा कूल है, जो इंसान जितना ज्यादा कूल हेडेड है, काम है, कंपोज्ड है, उसका सेल्फ कंट्रोल भी उतना ही ज्यादा है दोस्तों। उनका सेल्फ कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है दोस्तों इसका, सेल्फ कंट्रोल, उतना ही ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है दोस्तों उसके ऊपर, अपने आप के ऊपर। सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड वर्ड, अपने आप के ही ऊपर उतना ही ज्यादा सेल्फ पोजीशन है दोस्तों। ये सारे के सारे मीनिंग है किसके? इक्वेनिमिटी के। काम, कंपोजर, कूल, कूल हेडेडनेस, काम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ पोजीशन, एक्विलिब्रियम, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सारे के सारे दोस्तों इक्वेनिमिटी के ही मीनिंग्स हैं। आप बोलोगे सर कहां से आएगा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर? हम बोल रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लीजिए, ज़्यादा इधर उधर मत देखिए, नैया पार लग जाएगी दोस्तों, जीवन सफल हो जाएगा। इसके अगर एंटोनिम की बात करें, अपोजिट की बात करें, तो एक ही वर्ड दिमाग में रखना, एंजाइटी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो सिनोनिम्स को लेकर के आएगा, एंटोनिम नहीं पूछेगा दोस्तों। फिर भी ध्यान में रखिएगा, इसका अपोजिट हो गया इक्वेनिमिटी, का अपोजिट हो गया एंजाइटी। एक वर्ड और देखिएगा दोस्तों यहां पर, और वो क्या? सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? हेल्दी। यही वर्ड दिमाग में आना चाहिए, हेल्दी, सेलुब्रियस। इससे रिलेटेड और वर्ड्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? हेल्थ गिविंग, यानी जैसे चीजें नहीं खाते दोस्तों, हेल्दी फूड, हेल्थ गिविंग फूड। सेम ही मीनिंग दोस्तों, हेल्थफुल। बनता है क्या मीनिंग? जी बनता है। सेलुब्रियस का मीनिंग बनता है हेल्दी, हेल्थ गिविंग, हेल्थफुल। एक जैसे से ही वर्ड हो गए सारे के सारे। ऑब्वियस सी बात है, मतलब फॉर वंस गुड हेल्थ, अगर हम इसको हम लिखें फॉर वंस गुड हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा, तो ये भी करेक्ट हो। हेल्दी चीज है दोस्तों, क्या है? बेनिफिशियल है, यानी जो चीज आपके लिए बेनिफिशियल है उसको भी आप सेलुब्रियस वर्ड यूज कर सकते हो, हेल्दी है आपके लिए। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लियर कट। हेल्दी का अपोजिट क्या होगा? अनहेल्दी। क्या पूछेगा आपसे? सिनोनिम्स में से पूछेगा। रट लीजिएगा दोस्तों इन क्वेश्चंस को, इन वर्ड्स को, इन वोकाब्स को आप। सेलुब्रियस का मतलब है हेल्दी, हेल्थ गिविंग, हेल्थफुल, फॉर वंस गुड हेल्थ और बेनिफिशियल। देखिएगा दोस्तों आप एग्जाम के अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम कितना इजी हो जाता है। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।